अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। खैर मकदम है आपका मेंटर्स इंटेलेक्चुअल हब में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जावेद अहमद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस के हवाले से आपको एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें अब आपको एग्जामिनेशन टिप्स, एक गाइडलाइन या इस सिलेबस को कैसे डील करना है, कैसे इसको पढ़ना है, इस एग्जामिनेशन को किस तरीके से लेना है, हम अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। इसी जिम्न में हम आपसे आज अपने पहले वीडियो में आपसे मुखातिब हैं। ये जो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस जो है, ये स्टार्ट होता है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है पॉपुलर नेम्स। आपको पॉपुलर नेम्स उसमें लिखा है सिलेबस में, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एटसेट्रा। ये कुछ पॉपुलर नेम्स या कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स है वो डेट्स आपको पढ़ने हैं। ये तो आपको मेमोराइज करने हैं। इसमें आपको इतनी ज्यादा कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन या उतना कोई मसला आपको नहीं होगा। लेकिन जो इसका सेकंड टॉपिक है, जहां से स्टार्ट होता है, वो सेकंड टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन, दिस इज द टॉपिक ऑफ इंडियन पॉलिटी। ओके, तो पॉलिटी का टॉपिक है ये। पहले मैं आपसे ये क्लियर कर लूं, पॉलिटिकल साइंस इज वन थिंग एंड इंडियन पॉलिटी इज अनदर थिंग। ये आप पहले अपने जहन में रखिए। जो टॉपिक्स आपको इसमें दिए गए हैं वो है इंडियन पॉलिटी के। इंडियन पॉलिटी मींस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुतालिक पढ़ना है। जैसे आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन, जैसे आपको पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स, जैसे आपको पढ़ना है डीपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे इसमें एक और टॉपिक है 73rd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो स्टार्ट हम यहां से ही करेंगे, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन से। लेकिन इससे पहले आप मेरी एक बात को गौर से याद रखिए। वो कहते हैं ना, दैट कीप दिस थिंग इन द कोर ऑफ योर हार्ट। ये टॉपिक्स है, ये जो आपका सिलेबस है, इसमें आपको रिसर्च नहीं करनी है, यानी आपको इतनी गहराई नहीं जानी है, गहराई में नहीं जाना है। आपको इन टॉपिक्स में मेन चीजों पे फोकस करना है, वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। नंबर 1, यानी पहले मैंने आपको एक टेक्निक बताई, आपको इन टॉपिक्स पे रिसर्च नहीं करनी है, आपको इनके वो कहते हैं ना ज्यादा डीप नहीं जाना है आपको। नंबर 2, ये जो इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स है या ये जो सिलेबस है पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस, इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको क्या पढ़ना है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं का पढ़ना आप समझ रहे हैं? कुछ जो ऐसी चीजें हैं जिनको आप समझो कि उन चीजों को आपको जाना ही नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, टॉपिक स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन से, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, हाउ द कंसेप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन started, then what were the factors which were taken into account when this constitution was formed, then what were the main features तो आपको दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीज एंड 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ क्या नहीं पढ़ना है, जैसे डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। अगर आप इस चक्कर में गए कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फलानी स्कॉलर ने ये डेफिनेशन ली है, फलानी ने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये कहा है, तो फिर जो आपका मेन फोकस है आप उससे डाइवर्ट हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे यहां से, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन। ओके, दिस इज द सेकंड टॉपिक। पहले टॉपिक के मुताबिक मैंने आपको बताया, इसमें कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप कोई भी बुक लीजिए, कोई भी मामूली से जनरल नॉलेज लीजिए, आप मैनोरिमा लीजिए या कोई करंट अफेयर्स की बुक लीजिए, उस पे पॉपुलर नेम्स दिए गए हैं, हिस्टोरिकल, फिलोसफी, पॉलिटिकल एटसेट्रा, वो आप मेमोराइज कीजिए, या इंपॉर्टेंट डेट्स एटसेट्रा। लेकिन स्टार्ट आपको करना है यहां से, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन। देखिए, सबसे पहले
आपको अंडरस्टैंड करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन किसको हम कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, दैट व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन मीन। ओके, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे सिंपल और लेमन डेफिनेशन बताता, क्योंकि ये सिलेबस है अकाउंट्स असिस्टेंट का, इसमें ऐसे लोग भी आएंगे जिनका पॉलिटी तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, या बायोसाइंस के होंगे, कोई ह्यूमैनिटीज से आता होगा। इसलिए ये जो सिलेबस है ये फ्रेम ऐसे किया जाता है दैट ऑलमोस्ट ऑल विल बी एबल टू टेक दिस। सो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स it is the name given to simple methods, given to some sort of procedures, given to some sort of methods according to which a country, according to which a state is governed। देखिए, हर कोई घर चलाने के लिए एक निजाम होता है। हर कोई बंदा अपने आप को अपनी जिंदगी को चलाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ मेथड्स उनको फॉलो करता है, चाहे वो रिटन हो या रिटन हो। इसी तरीके से एक मुल्क को गवर्न करने के लिए, एक स्टेट को गवर्न करने के लिए कुछ मेथड्स, कुछ प्रिंसिपल्स, और वी कैन से दैट सम सॉर्ट ऑफ लॉज or some sort of procedure, some sort of methods, etc. So that all according to which a country is governed constitutes what is called as constitution. Okay? तो constitution का मतलब होता है methods, procedures, principles according to which a country is governed. जैसे मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक आपको बताऊं that 4 important things, 4 चीजें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नटशेल में डिफाइन करते हैं। That India is a social, India is a secular, India is a democratic, and then a republic। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही सफ़े पे, यानी ये हमें सबसे पहले बताता है एवरीथिंग अबाउट द स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इंडिया इज a social, is a secular, is a democratic republic। Then I will define what does social, what does secular, what does democratic and what does republic mean। इसको हम later on लेंगे। Now हमारे जो इसके बाद फोकस होगा that how this constitution was formed, बना कैसे ये constitution। मेन टॉपिक जो हमारा है that is constitution formation। वो आपके सिलेबस में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक पहला जो उन्होंने लिखा है टॉपिक वो है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन। देखिए, आप एक चीज अपने जहन में रखिए that political science without history is having no roots, and then history without political science have no fruits। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी का और हिस्ट्री का रिश्ता जो है इट इज, हम कहते हैं ना, वो एथिकल रिलेशनशिप। तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए आपको पहले जाना होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। तो हमने कहां से लिया है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन, हमने इसको लिया है फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नो व्हाट डज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मीन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का माने है, आपको पता है दैट इंडिया वाज अ कॉलोनी अंडर ब्रिटिश। नो नियर अबाउट अगर हम देखेंगे वो जो बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757, वहां से लेकर 1947 तक that India was under colonial center, or India was under colonial mindset, under imperialism, etc। तो हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए पहले जाना होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। नाउ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं तो जो कॉलोनियल पीरियड है, मैंने आपसे अपने पहले लेक्चर में भी कहा है जब हमने नेशनलिज्म पढ़ा, जब हम कॉलोनियल पीरियड पढ़ते हैं तो कॉलोनियल पीरियड खुद डिवाइड होता है 2 सब टॉपिक्स में। एक होता है कंपनी रूल, दैट इज द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल होता है 1773 से 1858 तक। हम क्या पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन। हमारा पहला टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के लिए हमें जाना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मींस दैट India was under British period for more about 200 years। Okay? तो उसके लिए हमने उस सारे कॉलोनियल पीरियड को डिवाइड किया 2 सब टॉपिक्स में।
और हमने जो कॉलोनियल पीरियड है इसको डिवाइड किया दो स्टेज में, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। ये जो स्टेज 1 है दिस इज कॉल्ड एज कंपनी रूल, एंड कंपनी रूल स्टार्ट होता है 1773 से 1858 तक। हम देखेंगे 1773 से 1858 तक कितने लॉज पास हुए, क्या क्या कुछ इंग्लिशों ने किया टू गवर्न दिस कंट्री और टू गवर्न दिस कॉलोनी। ये जो ये पीरियड है 1773 से लेकर 1858 तक, इसमें 4 एक्ट्स पास हुए, 4 एक्ट्स। द फर्स्ट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, द सेकंड वन वाज पिट्स एक्ट ऑफ 1784, the number third was Charter Act of 1833, and number fourth was Charter Act of 1853। तो पहले हमने क्या लिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद हमने क्या लिया, कंपनी रूल। कहां से कंपनी रूल, 1773 से 1858 तक। अब इसमें कितने एक्ट्स आ गए, 4 एक्ट्स। देखो आपको इन 4 एक्ट्स के मेन फीचर्स को पढ़ना है बस। जैसे अगर आप इस एक्ट को लेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, दिस वाज द फर्स्ट एक्ट। ये जो पहला एक्ट हुआ, पास हुआ, वो था 1773 का। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, बिकॉज इन द पॉलिटी फॉर्मेशन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, द फर्स्ट स्टेप towards regulation, or to some extent we can say towards formation of some law, then this was regulating act of 1773। आपको क्या करना है, इसके मेन फीचर्स को पढ़ना है। जैसे इस एक्ट को पहला एक्ट है, the most famous act because this was the first act, this was a landmark act because it provided the beginning। अब दूसरा इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लिखे, इस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ। देखो जब हम यहां पहुंचेंगे, एक्ट ऑफ 1935, आपको गौर से इन चीजों को समझना है। ये जो एक्ट है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, दिस एक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज बेडरॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इस एक्ट में फेडरल कोर्ट की बात की गई। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, दिस actually ये court established हुआ under this act, that is Government of India Act of 1935, and at that time it took the shape of federal court। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट पहले इमर्ज हुआ, and a Supreme Court was established in Calcutta, that was provided by this act, that is Regulating Act of 1773। okay, तो पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, मेन फीचर्स बस 1 2 3 फीचर इसके मेन है। जैसे मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट लैंडमार्क एक्ट। देन इसके बाद जो एक्ट हुआ पिट्स इंडिया एक्ट। अब गौर से सुनिए कि क्या आपको पढ़ना है। जैसे पिट्स इंडिया एक्ट जो है, इसका नाम क्यों पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा, जाहिर सी बात है जब आपके जहन में यह आएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट को नाम पिट्स क्यों पड़ा, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। देन ये पिट था कौन, ओके, और इन एक्ट्स की एक सीरीज है। सीरीज मींस 1773 के एक्ट में अगर कोई खामी थी, दैट एक्ट वो उस खामी को दूर करने के लिए पास किया गया एक्ट ऑफ 1784। तो 1784 के मेन फीचर्स, जैसे इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो क्रिएट किया गया 1784 के एक्ट में, या 1784 का जो एक्ट है पहला एक्ट है जिसमें जो टेरिटरीज इंडिया की थी दे वर डिक्लेयर्ड एज पोसेशंस ऑफ ब्रिटिश। देखो ऐसी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। अब उस एक्ट का नाम बताइए जो कॉलोनियल इंडिया में पास हुआ, दैट फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रॉपर्टी इन इंडिया ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी दे वर डिक्लेयर्ड एज ब्रिटिश पोसेशंस। So that was the act of this British India Act of 1784। Okay, 4-5 पॉइंट्स जो इसके मेन है वो आपको राइट डाउन करने हैं, वो आपको पढ़ने हैं। नंबर 3, then there is Charter Act of 1833, Charter Act। देखो एक और बात आपको पढ़ना है, अगर मैंने इसको रेगुलेटिंग एक्ट लिखा, why it is called regulating, what does regulation mean, then
अब इन दो एक्ट्स को मैं चार्टर लिख रहा हूं, यहां भी चार्टर लिख रहा हूं, यहां भी चार्टर लिख रहा हूं। आपको अंडरस्टैंड करना होगा चार्टर इनको क्यों लिख रहे हैं। तो इट वाज सम सॉर्ट ऑफ चार्टर, देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ अनदर बॉडी व्हिच वाज कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये दो एक्ट्स है 1838 1853, इन दोनों एक्टों को कहा गया चार्टर एक्ट। जैसे अगर इन एक्ट्स की बात हम करेंगे, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको कन्वर्ट किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ होल इंडिया। आपको यहां पे पढ़ना है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट दैट टाइम एंड वो कौन सा गवर्नर जनरल था जो फिर बना गवर्नर जनरल ऑफ होल इंडिया। ठीक है, ये भी इन चार्टर एक्ट्स में आ गए 1833 और 1853 के एक्ट्स में, वो बात भी आई गई। नंबर सेकंड, आपको याद रखना होगा ये जो इंग्लिश पीरियड था इसमें 3 प्रेसिडेंसीज थे। नंबर 1 दैट वाज कलकत्ता प्रेसिडेंसी, नंबर सेकंड दैट वाज बंगाल प्रेसिडेंसी एंड नंबर थर्ड दैट वाज मुंबई प्रेसिडेंसी। नो बोथ ये जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, इन 3 प्रेसिडेंसीज में 2 प्रेसिडेंसीज को that 2 presidencies were put under the presidency of the Bengal and that was also done in these 2 acts. So ये हो गए 4 एक्ट्स, ये चारों एक्ट्स आते हैं देन किसमें, कंपनी रूल में। तो हमने पहले लिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कंपनी रूल फ्रॉम 1773 अप टू 1858। इसमें कितने एक्ट्स आ गए, इसमें आ गए 4 एक्ट्स। पहला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसके मेन फीचर्स मैंने आपको बताए और आपको राइट डाउन करने हैं। इसका सेकंड मैंने लिया ब्रिटिश इंडिया एक्ट ऑफ 1784, उसके मेन फीचर्स मैंने आपको बताए। फिर हमने 2 एक्ट्स को साथ लिया, एक वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड नंबर सेकंड द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एंड 1853। नाउ आपको पता है दैट इन 1857 a great revolt occurred in the history of India. This was a turning point in the colonial history of the India. ये जो 1857 का रिवोल्ट है, sometimes it is also called as Holocaust of the Indian history. इसके बाद ये जो colonial history थी ये completely change हुई और 1858 से स्टार्ट होता है हमारा सेकेंड स्टेप टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इस पीरियड को हम पहले कहते हैं क्राउन रूल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्राउन रूल, बिकॉज नाउ इंडिया डायरेक्टली केम अंडर द ब्रिटिश क्राउन। अब ब्रिटिश क्राउन के अंदर इंडिया आ रहा है। देखिए ये जो ये वाला पीरियड था इसमें हमारा जो मेन अथॉरिटी थी दैट वाज गवर्नर जनरल, लेकिन अब गवर्नर जनरल को नाम बदला गया, उसका नाम अब बना वाइस रॉय। ओके, और एक सेकंड पोस्ट क्रिएट किया गया जिसको कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। नाउ दिस पीरियड, क्योंकि अब इंडिया द पोजेशन ऑफ द ब्रिटिश, अब नया एक स्टार्ट होता है, वी कैन से पीरियड एंड हेंस दिस पीरियड कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट इज कॉल्ड एज क्राउन रूल। तो क्राउन रूल स्टार्ट होता है 1858 से 1947 तक। इसका जो पहला इंपॉर्टेंट एक्ट वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट। दिस एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट बिकॉज इस एक्ट ने सब कुछ चेंज किया। ये जो 1858 का एक्ट था एवरीथिंग चेंज्ड। वो जो आर्मी का रेशो था वो चेंज हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट क्रिएट हुआ, वाइसराय का कंसेप्ट आया, सो हर कोई चेंज हुई 1858 के एक्ट में। इसके बाद 3 एक्ट्स ऐसे हैं जिन एक्ट्स को हम कहते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट। अब इनको इंडियन काउंसिल्स एक्ट हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया स्टार्ट हुई, वो जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन वो स्टार्ट हुई, इसमें रिप्रेजेंटेटिव का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, इसमें ओपन कंपटीशन सिस्टम स्टार्ट हुआ, इसलिए इन एक्ट्स को हम कहते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इसमें 3 एक्ट्स आते हैं, एक्ट ऑफ 1861, एक्ट ऑफ 1892 एंड एक्ट ऑफ 1909। हम इस एक्ट पे आएंगे, एक्ट ऑफ 1909 पे। दिस एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोरली मिंटो रिफॉर्म्स। ये एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है।
इस एक्ट में स्टार्ट हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट 1909 में, और इस एक्ट में स्टार्ट हुआ इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मेशन एक्सेट्रा। हालांकि अगर हम इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन का मसला लेंगे तो वो स्टार्ट होता है इस एक्ट में 1861 का। तो आपको इन एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट जो 3 एक्ट है इनके मेन फीचर्स को पढ़ना है। जैसे कम्युनल अवार्ड किसमें स्टार्ट हुआ, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट किसमें स्टार्ट हुआ, डायरची का कंसेप्ट किस एक्ट में स्टार्ट हुआ, या डिसेंट्रलाइजेशन का एक्ट किस एक्ट में स्टार्ट हुआ। नो, इसके बाद एक और एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मोंटियागो क्लिम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब मैं 2 नाम जोड़ता हूं, जैसे मोरली और मिंटो, जैसे मोंटियागो क्लिम्सफोर्ड। तो ये को आपको ख्याल रखना है, वन इज द नेम ऑफ सेक्रेटरी ऑफ सिटी एंड अनदर इज द नेम ऑफ वाइसरॉय। तो इन दोनों के नाम पे ये बनता है, ठीक है। अब ये जो ये एक्ट है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। इस एक्ट में मेन फीचर्स आपको क्या पढ़ने हैं, जैसे डायरची को कहां इंट्रोड्यूस किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन का कांसेप्ट कैसे हुआ, ट्रांसफर और रेफर सब्जेक्ट्स का कांसेप्ट कैसे हुआ, बजटिंग, क्वेश्चनिंग एक्सेट्रा उसके मुताबिक वो कैसे हुआ, और इसके बाद आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट पे, एंड दैट एक्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है द कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन, उसका बैकग्राउंड आपको यहां पे मिलेंगे, रूट्स यहां पे मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट कंसेप्ट आपको यहां पे मिलेगा, ठीक। अच्छा, हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की, कंसेप्ट आपको यहां पे मिलेगा। Hence this act is also called as bedrock of Indian Constitution. Now, ये जो लास्ट वाला एक्ट था वो आपको पता ही था, that was Indian Independence Act of 1947, which is also called as Partition Act. Now, this is called a historical background. जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक पढ़ने जाएंगे, that Indian Constitution is secular, that Indian Constitution is social, that Indian Constitution is democratic, that Indian Constitution possesses the features of, we can say, federation, that Indian Constitution possesses the features of, we can say, rights, concepts of rights and duties. ये कंसेप्ट सारे क्लियर तब होंगे जब आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता हो। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, क्योंकि वीडियो में तो हम सब आपको पढ़ा नहीं सकते, इसमें आपको हम ये बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या है। तो मैंने क्या आपको पढ़ाया आज पहले इस पार्ट में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहां से स्टार्ट होता है, कंपनी रूल 1773 से 1858 तक, 4 एक्ट्स, मेन फीचर्स इनके याद रखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, और आपको लैंग्वेज अंडरस्टैंड करनी होगी, चार्टर, पिट, रेगुलेटिंग, ओके। फिर हम आए सेकंड पार्ट पे, हमने बात की यहां पे क्राउन रूल की 1858 से 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 मैंने बात की दैट इज कॉल्ड एज सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। व्हाई इट इज कॉल्ड एक्ट ऑफ सेटलमेंट, आपको इस बात को पढ़ना है। देन इंडियन काउंसिल्स एक्ट, व्हाट डज इट मीन, इंडियन काउंसिल्स, you have to understand the chronology of these words, okay. Then government of India act of 1919 and government of India act of 1935, इन सारे के इंपॉर्टेंट फीचर्स ये पढ़ने के बाद हम आएंगे सेकंड स्टेप पे, वो है that how now the constitution work which was started in 1947 got completed in 1950. आपको पता है that India became a republic on 26th Jan 1950, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ 26 जनवरी 1915 को, इंडिया रिपब्लिक बना। लेकिन इसके लिए पहले आपको जाना होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। मुझे उम्मीद है आप ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस अंदाज में पढ़ोगे, और मैंने जो मेन पॉइंट्स बताए वो आपको पढ़ने हैं, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एंड हमने आपसे फिर मुलाकात होंगे सेकेंड लेक्चर में, सेकेंड वीडियो में, वहां हम बात लेंगे यहां से आप 1947 से 1950 तक। अब आपको सीरीज समझनी होगी
यहां हमने बात की 1773 से हम पहुंचे 1947। हम सेकेंड वीडियो में आपसे मुखातिब होंगे 1947 से 1950 तक। विश यू ऑल द बेस्ट। हमारे साथ जुड़ी रहिए, हमें अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए। हमें उम्मीद है कि हम आपका ये सिलेबस शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में आपको कंप्लीट करके देंगे।